नमस्कार दोस्तों, सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आप आज अपन का नया टॉपिक रहेगा भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। अब आपको पता है कि ये ऊपर वाली नदियाँ हैं, ये कहाँ आएगी? या तो बंगाल की खाड़ी में आएगी या इधर अरब सागर में आएगी। जो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, जो यहाँ से बहने वाली नदियाँ हैं, या तो क्या आएगी? बंगाल की खाड़ी में आएगी या कहाँ जाएगी? सॉरी, या तो अरब सागर में आएगी या बंगाल की खाड़ी में जाएगी। कुछ नदियां तो अपना डायरेक्ट पानी कहाँ डालती है? सीधा लाके सागर में डाल देती है या इस खाड़ी में डाल देती है। कुछ नदियां अपने आप को क्या कर लेती है? दूसरी नदियों में मिला दी जाती है। अब जैसे ये नदी है, ये नदी बह रही है और कुछ नदी इसके दाईं तरफ से, कुछ बाईं तरफ से, कुछ कहाँ से ये निकल कर ये नदी इसमें क्या डाल रही है? पानी डाल रही है अपना। तो ये जो नदी है, ये नदी और ये नदी क्या कहलाएगी? देखो, इस नदी ने अपना पानी कहाँ डाला? इस नदी में डाला। इसने कहाँ डाला? इस नदी में डाला। तो ये दोनों नदियां ये क्या कहलाएगी? सहायक नदियां कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? सहायक नदी। ये कौन सी नदी है? सहायक नदी। ये भी कौन सी है? सहायक नदी। और ये कौन सी नदी है? ये है मुख्य नदी। कौन सी नदी है? मुख्य नदी। इन नदियों को, इन दोनों नदियों का पानी किस में आया? इस नदी में आया। और ये नदी अपना पानी कहाँ के लेके जा रही है? किसी सागर या खाड़ी में लेके जा रही है। अब अपन भारतीय नदियों के बारे में बात, पूरे वर्ल्ड में ऐसी नदी तंत्र ऐसा ही रहेगा, मुख्य नदी है सहायक नदी के रूप में। अब अपन भारत में नदियों का अध्ययन, भारत की नदियों का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे? देखो, अपन दो प्रकार से करेंगे। कौन कौन सी, किस प्रकार से? एक अपन करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और एक पार्ट अपन का रहेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ऐसी नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है, ऐसी नदियां जो अपना पानी कहां डालती है? अरब सागर में डालती है। तो इसका अध्ययन करेंगे। कुछ प्रकार की नदियां, कुछ नदियां ऐसी भी है आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या है? कुछ नदी क्या करेगी? बहेगी अपने आप, किसी नदी में उसका विलय नहीं होगा और स्वतः ही जाके क्या हो जाएगी? किसी मैदानी भाग में या मरुस्थल में क्या हो जाएगी? वो विलय हो जाएगी। कुछ नदियों का एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे कि कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। लेकिन फिलहाल अपन क्या पढ़ते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। अपन कुछ इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां व प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे आज अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसका उद्गम स्थल क्या क्या देखेंगे अपन? उद्गम स्थल देखेंगे, सहायक नदियां देखेंगे, कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, ये और अपना पानी कहां जाके उड़ेलती है। ये चीजें क्या करेंगे अपन आज इस टॉपिक में देखेंगे। पहला आज का टॉपिक रहेगा अपन किया अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ऐसी नदियां जो अपना पानी कहां डालती है? अरब सागर में डालती है। आ जाओ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र। एक तो कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। तो पहला डिस्कस करेंगे अपन सिंधु नदी तंत्र के साथ। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अकेला वर्ड नहीं बोल रहा हूं। अकेला वर्ड क्या नहीं बोल रहा हूं? सिंधु नहीं बोल रहा हूं मैं, सिंधु नदी नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? सिंधु नदी तंत्र बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? सिंधु नदी तंत्र। मतलब सिंधु नदी तंत्र का मतलब है सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां। अब पहली बात मैं कर लेता हूं सिंधु नदी के बारे में। अपन पहली चर्चा किस पे करते हैं? सिंधु नदी पर करते हैं और उसके बाद उसकी सहायक नदियों पर आते हैं। दोस्तों, ये है यहां पर तिब्बत, और तिब्बत में एक पर्वत है कैलाश पर्वत। क्या है? कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत से 3 नदियों का उद्गम होता है। इस कैलाश पर्वत से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है।
एक नदी, ये मान लो कैलाश पर्वत है, तो एक नदी तो क्या जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से होती हुई कहां चली जाएगी, पाकिस्तान होते हुए किधर आ जाएगी, नीचे अरब सागर में आ जाएगी। चलो दोस्तों हो गई बात। एक नदी इस प्रकार से, एक तो दाईं तरफ चली गई, एक बाईं तरफ आएगी, और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, देखो पहले तिब्बत में बहेगी, फिर चीन में, तिब्बत में बहेगी, फिर ये बहती हुई भारत में प्रवेश करके इस प्रकार से ये बांग्लादेश होती हुई कहां चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है, कैलाश पर्वत, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के बोरकचुंग ग्लेशियर से होगी इसकी उद्गम स्थल, किसका, सिंधु नदी का। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है, कैलाश पर्वत, तिब्बत, बोरकचुंग हिमनद से इसका क्या होगा, उद्गम होगा। इस ब्रह्मपुत्र की बात में करेंगे। और एक नदी यहां से डायरेक्ट सीधी निकलेगी, यहां से निकलेगी और सीधी कहां जाएगी, ये पंजाब हिमाचल से होती हुई किधर चली जाएगी, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर इसमें मिल जाएगी, किसमें, सिंधु में मिल जाएगी। इस नदी का नाम है दोस्तों सतलज। कौन सी नदी है, सतलज नदी। आगे चर्चा करेंगे, पहले सिंधु नदी के बारे में देखेंगे अपन। अब सिंधु नदी के बारे में, अब देखो ये क्या बह रही है, यहां पर ये बह रही है चीन के अंदर, कहां बह रही है, सॉरी तिब्बत के अंदर, तिब्बत के अंदर। लेकिन आजकल जो तिब्बत है वो किसका पार्ट है, चीन का ही है। तो तिब्बत में ये नदी बहेगी, तिब्बत में ये नदी बहेगी इस प्रकार से। तो तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है, शेरमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेरमुख। क्वेश्चन बनेगा यहां से एग्जाम में, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओल्ड जो पैटर्न के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मॉडर्न किया जा रहा है। तो अब पहला क्वेश्चन तो देखो यहां से, एक तो इसका उद्गम बनेगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, बोरकचुंग जो हिमनद है, कैलाश पर्वत, तिब्बत के अंदर, ठीक है। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है, शेरमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेरमुख कहा जाता है। जैसे ही ये भारत में प्रवेश करेगी, लद्दाख में प्रवेश करके, जो ले शहर है वो इसी के किनारे स्थित है, भारत में प्रवेश करेगी। लास्ट वीडियो में मैंने श्रेणियां पढ़ाई थी हिमालय की, एक थी लद्दाख श्रेणी, याद आ रहा है ना, लद्दाख श्रेणी, और एक था जास्कर श्रेणी। क्या, जास्कर श्रेणी। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सिंधु नदी कौन सी श्रेणी में, कौन सी दो श्रेणियों के मध्य बहती है। भारत में सिंधु नदी कौन सी दो श्रेणियों के मध्य बहती है। तो दोस्तों उत्तर रहेगा लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, जिसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, शेरमुख के नाम से। जैसे ही ये नदी लद्दाख में बहती हुई आ जाएगी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कहां प्रवेश कर जाएगी, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, बहती हुई कहां चली जाएगी, कराची के निकट। याद रखना कहां, कराची के निकट ये अपना पानी कहां डाल देगी, अरब सागर में डाल देगी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल कैलाश पर्वत तिब्बत है, वह इसका क्या है, जो अंतिम बिंदु है वो कराची के निकट अरब सागर में अपना पानी डाल देती है। अब इसकी लंबाई की बात करें, देखो इस कैलाश पर्वत से, इस तिब्बत से, इस बोरकचुंग दर्रा हिमनद से इस कराची तक का सफर की बात करें, यदि अपन कुल लंबाई की बात करें कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। तो लंबाई कितनी हुई, लंबाई कितनी है सिंधु नदी की, 2880 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये कितने राष्ट्रों में बहती है। इधर तिब्बत, चीन कह दो या तिब्बत कह दो, क्योंकि तिब्बत किसका उपनिवेश हो गया, चीन का हो गया। तो तिब्बत, फिर भारत, और फिर पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की बात करें, अब इनसे अपन को दोनों से कोई मतलब नहीं है कि तिब्बत में कितनी लंबी है और यहां कितनी लंबी है, कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। अब देखो भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो प्यारे दोस्तों कितनी है, 709 किलोमीटर। कितनी है, 709 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, 709 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है। कितनी है, 2880 किलोमीटर है।
ठीक है, उद्गम हो गया, विलय हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसका बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। इसका कितने वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में बह रही है, लंबाई चौड़ाई सब मिलाकर ये 11 लाख किलोमीटर में क्या है, इसका अपर्दन क्षेत्र है। सिंधु नदी का अपर्दन क्षेत्र वो कितना है, 11 लाख किलोमीटर। कितना है, 11 लाख किलोमीटर। इसके बाद में इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, लेह शहर। इस नदी के किनारे लेह शहर बसा हुआ है। ये बात तो थी अपन की सिंधु नदी की। इसे इंडस भी कहा जाता है, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो सह को क्या बोलते थे, है बोलते थे, तो इसको इंडस इसे प्राचीन संदर्भ में माना जाता है कि इस नदी के नाम के आधार पर ही भारत का नाम क्या रखा गया था, हिंदुस्तान रखा गया है। ठीक है, तो ये बात तो ये अपन किसकी दोस्तों, सिंधु नदी की। अब बात तो अपन किसने के लिए, सिंधु की तो कर ली, लेकिन सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र यदि मैं बोलता हूं या आप बोलते हैं या कोई भी बोलता है, तो इसमें क्या हो जाएगी, सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां। अब बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों की। चलो जी, सिंधु नदी की सहायक नदियां, क्रम बिल्कुल याद रखना आपको। इस क्रम यदि सही रहेगा तभी आपको क्या रहेगा, थोड़ा समझने में क्या रहेगी, आसानी। 5 नदियां लिख रहा हूं मैं, जिसको पंच नदी के नाम से जाना जाता है। जो मैं नदियां बता रहा हूं, सहायक नदियां बता रहा हूं सिंधु नदी की, उसे क्या कहा जाता है, पंच नदी भी कहा जाता है। देखना पंच नद कौन सा है, झेलम। क्रम से याद रखना है, झेलम सुना है, झेलम का नाम। दूसरा चिनाब, तीसरी रावी, चौथी सतलज या व्यास बोल सकते हो, व्यास सही रहेगा, व्यास। और 5वां कौन सा क्रम पे है, सतलज। क्रम से याद रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन्हीं 5 नदियों को क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पंचनद कहा जाता है। देखो पंचनद में कौन सी 5 नदियां शामिल है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बना, निम्न में से पंचनद नहीं है। निम्न में से पंचनद की श्रेणियां, पंचनद की नदियां नहीं है। आपको दे दिया, झेलम भी दे दिया, चिनाब भी दे दिया, रावी भी दे दिया, और एक दे दिया सिंधु। क्या दे दिया, सिंधु दे दिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिंधु रहेगा। सिंधु नदी क्या है, पंचनद में शामिल नहीं है प्यारे दोस्तों। हालांकि इसकी जो 5 सहायक नदियां वो क्या है, पंचनद में शामिल है। पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों का समूह है। और ये पंजाब, जो ये पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, ये पंजाब इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब, पंजाब के 2 टुकड़े हो गए थे आजादी के समय। एक हिस्सा कहां चला गया, पाक में चला गया, दूसरा कहां रह गया, भारत में रह गया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है 5 नदियां कहां बहती है, पंजाब में बहती है। लेकिन ये 5 नदियां भारत के पंजाब में नहीं बहती, पाकिस्तान व भारत के पंजाब को मिलाकर ये नदियां दोनों पंजाबों में क्या बहती है, 5 नदियां बहती है। पंजाब 5 नदियों का समूह है। ठीक है, अब देखो पहली बात करते हैं झेलम की। किसकी करते हैं, झेलम नदी की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये झेलम की अपन करेंगे प्यारे दोस्तों। ये इस प्रकार से, ये तो रहने दो अभी। झेलम भारत के अंदर ही क्या होता है, झेलम का उद्गम होता है। और झेलम का उद्गम है, ये लो शेषनाग झील। क्या है, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, शेषनाग झील। क्या है, शेषनाग झील, जो कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में है शेषनाग झील। और ये शेषनाग झील से ये नदी प्यारे दोस्तों निकलेगी। ये लो जी सिंधु है, ये ध्यान में रखना, क्या है, सिंधु है। और ये नदी निकलेगी किससे, शेषनाग से निकली। जितनी भी झील के आगे नाग लगा हुआ हो वो सभी क्या है, जम्मू में है। यहां से चलेगी ये नदी इस प्रकार से, और आगे आकर वुल्लर झील में क्या मिल जाएगी, अपना पानी डाल देगी। वुल्लर झील में अपना पानी डाल देगी। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुल्लर झील है। इसमें अपना पानी डालेगा। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वुल्लर झील में कौन सी नदी का पानी आता है। वुल्लर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, किसमें आता है भाई,
वुल्लर झील में झेलम का क्या आता है, पानी आता है। फिर ये नदी वुल्लर झील से आगे निकलेगी और निकल के पाक सीमा के समानांतर बहेगी। किसके? पाकिस्तान व भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर बहती हुई ये कहां प्रवेश कर जाएगी? पाकिस्तान में। छोड़ दो इस नदी को, यहीं आगे बात करेंगे फिर। अब देखना, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां है? शेषनाग झील जम्मू में। फिर ये अपना पानी कहां लाती है? वुल्लर झील में। वुल्लर झील से आगे चलेगी नदी, भारत पाक सीमा के समानांतर बहेगी और कहां चली जाएगी? पाकिस्तान चली जाएगी। बात क्लियर? कुल लंबाई की बात करें, यदि झेलम नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 725 किलोमीटर। कितनी है? 725 किलोमीटर। क्लियर? अब यह भी कहा जाता है, क्वेश्चन देखो और क्या पूछ सकता है, आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर बहती है? तो उसका नाम क्या है? कौन सा है? झेलम है। जो आपने बजरंगी भाईजान मूवी थी उसमें जो नदी का सीन दिखाई देता है वो कौन सा, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के समानांतर दिखाई देता है, वो कौन सी झील है, सॉरी कौन सी नदी है? वो है झेलम नदी है। ठीक है, तो झेलम की तो बात हो गई। अब झेलम के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। आ जाओ नेक्स्ट बात, झेलम की हो गई। आ जाओ किस पे आप? चिनाब पे। कहां पर? चिनाब पे। ये तीनों नदियां कहां से निकलेगी? हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। ठीक है, आ जाओ इस पे, आ जाओ आप। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लोचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लोचा। लो जी, बड़ा लोचा लिखो, बड़ा लोचा दर्रा, बड़ा लोचा दर्रा। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल, चिनाब नदी का उद्गम स्थल बड़ा लोचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, फिर ये नदी बहेगी और बहती बहती कहां चली जाएगी? यहां आ जाएगी, पाकिस्तान चली जाएगी। अब इस नदी का, चिनाब नदी का प्राचीन नाम पूछा जाता है एग्जाम में, संस्कृत नाम पूछा जाता है, प्राचीन नाम पूछा जाता है, वो क्या है? चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। क्या है? इसे अस्कनी भी कहा जाता है। किसको? चिनाब को। चिनाब का संस्कृत नाम या प्राचीन नाम कौन सा है? अस्कनी है। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। तो कुल लंबाई की बात कर लेते हैं, 960 किलोमीटर ये लंबी नदी है। ठीक है, क्लियर? चिनाब नदी से बात क्लियर? उद्गम बड़ा लोचा, कुल लंबाई 360, संस्कृत नाम अस्कनी। ठीक है, अब देखना इस कहानी को, एक बार रावी नदी की डिस्कस और करेंगे अपन। रावी पे आ जाओ। रावी नदी निकलती है कहां से? एक लास्ट वीडियो में मैंने एक दर्रा पढ़ाया था हिमाचल का, कौन कौन से थे? 3, बड़ा लोचा, रोहतांग और एक कौन सा बताया था? सीपी किला। तीनों का जिक्र इन नदियों में होगा। ठीक है, तो ये है यहां पर अपन का रोहतांग दर्रा। कौन सा है जी? रोहतांग दर्रा। इस रोहतांग दर्रा से नदी निकलेगी और निकल के यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। ठीक है, आप देखना, पहले लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई की दृष्टि से ये नदी कितने किलोमीटर लंबी है जी? 760 किलोमीटर है। कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है, टोटल लेंथ है इसकी। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान का लाहौर शहर, पाकिस्तान का लाहौर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात क्या है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सुना है ना नाम आपने? हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखना आप, मैंने क्या कहा? सीरियल याद रखना आपको। सीरियल याद नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगी।
बार बार इस प्रकार से डायग्राम बना के आपको इसकी हैबिट डालनी है, अभ्यास करना है। झेलम का पानी किस में आता है? चिनाब में। रावी का पानी भी किस में आएगा? चिनाब में। बीच में कौन है? चिनाब। ऊपर कौन है? झेलम। नीचे वाली कौन सी है? रावी। दोनों का पानी कहां आएगा? दोनों का पानी कहां आएगा? चिनाब के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां इन तीनों नदियों को मिला दो, यहां पर तीनों नदियां मिल जाएगी, और तीनों नदियां मिल जाएगी तो एक नदी मिल जाएगी, और ये नदी क्या गुजरेगी? आगे की तरफ चली जाएगी, यहां आ जाएगी नदी। कहां आ जाएगी दोस्तों? यहां पर आ जाएगी। लास्ट जो अपन की नदी बची है कौन सी? पहले व्यास की बात कर लेते हैं, बाद में सतलज की करते हैं। व्यास कांगड़ा के निकट, हिमाचल प्रदेश में ही कांगड़ा के निकट व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है जी। कहां निकलेगी? व्यास कुंड से निकलेगी। छोटी सी नदी है, हरिके बैराज के पास जाके, हरिके बैराज के पास जाकर ये नदी किस में मिल जाएगी? सतलज नदी में मिल जाएगी। ये किस में मिल जाएगी जी? ये किस में मिल जाएगी? सतलज में मिल जाएगी। किस में मिलेगी? व्यास किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। ये इसको बढ़ाया, ये कांगड़ा के निकट ये नदी क्या मिल जाएगी? ये लो जी, कांगड़ा के निकट यहाँ मिल जाएगी। ये पंजाब व हिमाचल के बॉर्डर के ऊपर कांगड़ा हरिके बैराज के पास कहाँ मिल जाएगी? ये दोनों का मिलन है व्यास प्लस सतलज का। व्यास प्लस सतलज हरिके बैराज में एक हो जाएगी, और ये सतलज व्यास का पानी लेके क्या चली जाएगी? आगे चली जाएगी पंजाब होते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मिलकर किस में मिल जाएगी? ये मिथुन कोट के निकट। मिथुन कोट के निकट ये तीनों नदियां, चिनाब का पानी, सतलज का पानी, और किसका पानी? सिंधु का पानी, एक हो जाएगा मिथुन कोट। मिथुन कोट के पास, और ये नदी आगे जाके कहां चली जाएगी? कराची के निकट अरब सागर में चली जाएगी। कहानी क्या है? पहले सतलज पढ़ो, उसके बाद में देखेंगे सतलज नदी का उद्गम स्थल। सतलज नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के राक्षस ताल से। कहां से है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित राक्षस ताल से है। ये नदी सिंधु नदी के समानांतर बहेगी। कहां पर? देखो समानांतर बह रही है, यहां पर ये नदी समानांतर बहेगी तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर सिंधु नदी के समानांतर बहने वाली उसकी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। ये बही सतलज नदी फिर तिब्बत में बहती हुई ये भारत में प्रवेश कर रही है, और भारत में ये प्रवेश कर रही है इस दर्रा का क्या नाम है? जहां सिंधु नदी भारत में प्रवेश करी, या सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो उसका नाम है दोस्तों सीपी कला। कौन सा है? सीपी कला दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश किया, हिमाचल में बही, फिर पंजाब में बहती हुई कहां चली गई? ये पाकिस्तान चली गई। सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। कितना है जी? 1050 किलोमीटर। ठीक है, ये फिर ये नदी मिथुन कोट के पास तीनों नदियां एक हो जाती है। क्यों? तीनों, अरे नदियां तो 6 थी, लेकिन कहां चली गई? अब 3 ही क्यों बची? झेलम का पानी कहां चला गया? चिनाब में। रावी का भी कहां चला गया? तो चिनाब। तीनों नदियां क्या मिल गई? एक। फिर क्या? व्यास किस में आ गई? सतलज में, तो 2, और एक सिंधु नदी जो पहले से बह रही थी, तो कितनी हो गई? 3 हो गया। तो इस तीनों नदियां मिथुन कोट के निकट क्या हो जाती है? पाकिस्तान में एक हो जाती है, और अपना पानी कहां डाल दिया जाता है? मिथुन कोट के अंदर, कराची के निकट अरब सागर में डाल दिया जाता है। आप देखना, जो सतलज नदी है सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर होता है। कौन सी है? सतलज। भारत के बाहर किसका हो रहा है? केवल सतलज का ही हो रहा है। ठीक है, और सिंधु का स्वयं का। सिंधु नदी की, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो जिसका उद्गम भारत में ही होता है, जिसका उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा है? व्यास। देखो हिमाचल की व्यास कुंड से निकली और हेरके बैराज के पास समाप्त हो गई, बॉर्डर पे पंजाब है, हिमाचल के बॉर्डर पे श्री हरिके बैराज के निकट खत्म हो गई, अर्थात सतलज में मिल गई, तो हो गया व्यास। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों?
चिनाब। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे। हिमालय पार की नदियां, हिमालय पार की नदियां मतलब हिमालय के उस पार से नदियां निकलती है, कौन सी? सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र को कौन सी नदियां के नाम से जाना जाता है? हिमालय पार की नदियों के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ये तो बात हो गई अपनी किसकी? नदियों की तो हो गई। अब एक समझौते के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ, कब हुआ? यह समझौता हुआ 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य। क्योंकि भाई साहब सिंधु नदी आ रही है इधर, इसका पानी रोकना है किसी तरीके से। कितना समझौते में क्या था देखो, कितना प्रयोग, कितना प्रतिशत पानी भारत यूज लेगा कौन सी नदी का, और कौन सी नदी का कितना पानी पाकिस्तान लेगा। तो ये 1960 को हुआ था, भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और समझना कितना पानी किसको मिलेगा। 6 नदियां हैं जी, सिंधु, चिनाब, रावी, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब। एक टुकड़ा तो ये हो गया, 6 है, 6 का आधा 3 लिख दिया। एक टुकड़ा क्या करते हैं अपन? रावी, व्यास व सतलज। इन 3 नदियों का एक टुकड़ा इधर कर दिया, एक टुकड़ा ये है। अब देखना सिंधु नदी जल समझौते के अकॉर्डिंग सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी, 80% पानी किसके हिस्से में जाएगा? पाकिस्तान के हिस्से में। शेष 20% किसके हिस्से में रहेगा? भारत के हिस्से में। देखना सिंधु, झेलम, चिनाब ऊपर वाली तीनों किसके हिस्से में है ज्यादा पानी? पाकिस्तान के हिस्से में, क्योंकि पाकिस्तान में वो ज्यादा बह रही है। तो तीनों का पानी 80% पाकिस्तान को, 20% भारत को। शेष तीनों नदियां रावी, व्यास, सतलज, इसका उल्टा कर दो। इन तीनों नदियों का पानी 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को। क्योंकि यह पहले भारत से गुजरेगी तो भारत इस पे कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकता है, बांध का निर्माण कर सकता है, ये अकॉर्डिंग टू सिंधु नदी जल समझौते के अकॉर्डिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज अपन ने जो ये पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, अरब सागर नदी गिरने वाला, तो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट नदियों के बारे में चर्चा करेंगे।